everyone, I'm Rakhi and in this video session I'm going to discuss the solution regarding question number 7 which is on page number 12, chapter number 1, class 9th, matter in our surrounding NCERT. So देखते हैं question क्या है. Question है why is ice at 273 Kelvin? Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? आइस ज्यादा कूलिंग क्यों देती है कंपैरिजन टू दी वाटर एट द सेम टेम्परेचर. वाटर और आइस सेम टेम्परेचर पे है 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस. फिर आइस ज्यादा कूलिंग क्यों देती है कंपैरिजन टू वाटर? सिंपल सा आंसर है बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. कहने का मतलब ये है आइस के पास 273 केल्विन पे कम एनर्जी होती है कंपैरिजन टू दी वाटर जिसके पास में एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है एट 273 केल्विन. इसको एक ग्राफ से समझते हैं तो प्लीज अपने ध्यान को उधर बोर्ड पे लगाइएगा. ठीक है, अब देखिए यहां ये टेम्परेचर ऑन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे मैं क्या करूंगी, हीट सप्लाइड कहिए या एनर्जी सप्लाइड कहिए, कुछ भी कह लीजिए. ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है समझ लीजिए यहां पर ये है मेरा आइस जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है. ठीक है, जैसे किसी भी मैटर को जब मैं गर्म करूंगी, किसी भी मैटर को जब मैं गर्म करूंगी तो उसके मेल्टिंग पॉइंट के पहुंचने तक, तो उसके मेल्टिंग पॉइंट के पहुंचने तक उसका टेम्परेचर जो होता है वो लीनियरली राइज करता है. जब मैं किसी भी मैटर को गर्म करूंगी तो उसके मेल्टिंग पॉइंट तक उसके मेल्टिंग पॉइंट के पहुंचने तक उसका टेम्परेचर जो है वो लीनियरली राइज कर रहा है. ठीक है, सपोज यहां पर मैंने आइस को हीट किया, जैसे मैं आइस को हीट करने लगूंगी तो उसका टेम्परेचर एक बार के लिए लीनियरली राइज करेगा और जैसे ही वो अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या है यहाँ पर 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस कह लीजिए. ठीक है, तो जैसे ही वो अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच गया उसके बाद हम जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, सी हीट सप्लाइड, ये हीट सप्लाइड तो स्टार्टिंग से स्टार्ट है, इस बात का ध्यान रखिएगा. इसी पॉइंट से हीट सप्लाइड स्टार्ट हो जाती है. हमने हीट दी, इसका टेम्परेचर लीनियरली राइज किया. कहां तक राइज किया? जब तक कि अपने मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन तक नहीं पहुंच गया. उसके बाद भी हम कॉन्टिन्यूसली हीट सप्लाई कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है. और इस पॉइंट पे आके मेरा जो पूरा आइस है, जो पूरी आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है इस पॉइंट पे आके. तो एक तरह से इस पॉइंट पे क्या है, आइस है और इस पॉइंट पे है लिक्विड है. तो आइस और लिक्विड सेम टेम्परेचर पे हैं 273 केल्विन. ठीक है, हम किसी मैटर को हीट करते हैं तो उसके मेल्टिंग पॉइंट के पहुंचने तक उसका टेम्परेचर लीनियरली राइज करता है. एक बार उसने अपना मेल्टिंग पॉइंट अटेन कर लिया, उसके बाद जब हम उसको हीट दे रहे हैं, तो वो फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन लिक्विड में चेंज हो रहा है. और जब तक कि पूरा आइस लिक्विड में चेंज नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. मतलब इस केस में टेम्परेचर 273 केल्विन रहेगा जब तक कि पूरी आइस लिक्विड में टर्न नहीं हो जाती. जब पूरी आइस लिक्विड में टर्न हो जाएगी टेम्परेचर फिर दोबारा से लीनियरली राइज करने लगेगा. ये बात अब क्लेरिफाई होगी. अब क्वेश्चन जो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि अगर हम कॉन्टिन्यूसली हीट को सप्लाई कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ा? अगर हम कॉन्टिन्यूसली हीट सप्लाई कर रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहा? और अगर मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो जो हमने हीट सप्लाई की है वो कहाँ गई? तो जो हमने हीट सप्लाई की है वो मैटर के स्टेट को चेंज करने में चली गई फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. उस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक
ठीक है, तो यहां से देखिए ये Q1 हीट है, यहाँ पर ये Q2 हीट है, तो ये Q2 माइनस ये Q1 हीट जो है, ये हीट कहाँ गई, ये मैटर के स्टेट को चेंज करने में चली गई फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, बशर्ते टेम्परेचर कांस्टेंट था। ठीक है, तो इट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाली जो ये हीट है, ये जो हीट है ये वाटर के पास है, तो एक तरह से लिक्विड जो है, यहाँ पर वाटर जो है वो पोजेस कर रहा है एडिशनल अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो वाटर के पास एक एडिशनल हीट है जिसका नाम है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वो हीट आइस के पास नहीं है। तो मैं कह सकती हूं आइस at 273 Kelvin have less energy comparison to the water which possesses additional latent heat of fusion. Hence we can say that ice at 273 Kelvin is more effective in cooling than water at the same temperature. ठीक है, बात अब क्लेरिफाई हो गई एंड आई फील आपको ग्राफ से बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा कि आइस ज्यादा कूलिंग क्यों देती है और लिक्विड कम कूलिंग क्यों देता है आइस के मुकाबले। ठीक है, अब आपको अपनी नोटबुक में कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन यस टिप ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि ये डायग्राम आप प्लीज जरूर ड्रॉ कीजिएगा, इससे आपको हमेशा क्लैरिफाई रहेगा व्हाट आई हैव डिलीवर्ड टू यू और मैं आपको क्या समझाना चाहती थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब इसको हम नोटबुक में कैसे लिखेंगे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। Ice at 273 Kelvin has less energy than water, although both are at the same temperature. Water possesses the additional latent heat of fusion. Hence, at 273 Kelvin, ice is more effective in cooling than water. So, this was all about this session, this question and this solution. Well, if anybody is having any kind of doubt, then please do let me know your doubts in the comment box given below. And this is me, Raki, signing out for now. Take care and goodbye.